हेलो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। गाइस बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। पहले सारा बेसिक देखेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले देखो कि हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सिलेक्ट करना। जैसे हमें 8-10 चीजें दी हुई हैं, उनमें से किसी 2 या 3 चीजों को सिलेक्ट करना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। पूरा अच्छे से समझाऊंगा, अभी एग्जांपल लेके टेंशन मत लो, अभी बस इनका मीनिंग लिखो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना किसी चीज की, और परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीजों का अरेंजमेंट करना कि सेकंड नंबर पे ये लगेगा, थर्ड नंबर पे ये लगेगा, फिफ्थ नंबर पे लगेगा, बड़ी हाइट वाला सबसे एंड में लगेगा। ऐसे ये परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कुछ अल्फाबेट्स ले लेता हूँ, कुछ अल्फाबेट्स ले लेते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच तक ले लेते हैं। चलो ओके, ये हमने कुछ अल्फाबेट्स ले ली। अब हमें जैसे ये अल्फाबेट्स दिए और हमें कोई बोला कि सिलेक्ट करो एनी 2 अल्फाबेट्स, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे। देखो, हमें जैसे किसी ने बोल दिया सिलेक्ट एनी 2 अल्फाबेट्स, तो क्या क्या सिलेक्ट करोगे आप खुद बताओ। कई सबसे पहले कई बच्चे करेंगे ए बी, कई बच्चे बी सी कर लेंगे, कई बच्चे डी ई कर लेंगे। मतलब अलग अलग सिलेक्ट करेंगे। जैसे देखो, कोई करेगा ए बी सिलेक्ट, कोई करेगा ए सी सिलेक्ट, ठीक है। फिर कोई बच्चा करेगा ए और डी सिलेक्ट, फिर कोई ए ई कर लेगा, ए एफ कर लेगा, ए जी कर लेगा, ए एच कर लेगा। ठीक है, यही होगा ना, ए जी और ए एच, यही सिलेक्शन करेगा। उसके बाद फिर कोई बच्चा बी ए कर लेगा, बी सी कर लेगा, बी डी कर लेगा, बी ई कर लेगा, यही करेगा। अब देखो, ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ ना, अभी गलत लिख रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये गलत क्यों है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा क्या करेगा, बी और ए को सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पे अगली लाइन में, बी ए को, फिर बी सी को सिलेक्ट कर लेगा, फिर बी डी को, फिर बी ई को, फिर बी एफ को, बी जी को और बी एच को, यही सिलेक्ट करेगा ना कोई और बच्चा। अब देखो, एक चीज देखो, अब मैंने कहा है सिलेक्ट करो एनी 2 अल्फाबेट्स। ठीक है, सिलेक्ट करो एनी 2 अल्फाबेट्स। एक बच्चे ने सिलेक्ट कर लिया ए बी, और फिर समझो कि एक ही बच्चे ने सिलेक्ट किया। ठीक है, दो बच्चों से कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही बच्चे ने सिलेक्ट किया, एक बच्चे को मैंने बोला कि भाई तू ना इन दोनों में से कोई 2 अल्फाबेट सिलेक्ट कर ले, मतलब इन सारे अल्फाबेट्स में से कोई 2 अल्फाबेट सिलेक्ट कर ले। पहले उसने ए बी सिलेक्ट कर लिया, फिर उसने नेक्स्ट लाइन में बी ए बी सिलेक्ट कर लिया। पर ये चीज हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने ए को सिलेक्ट कर लिया, फिर बी को सिलेक्ट कर लिया, फिर दोबारा अगली लाइन में उसने बी को दोबारा सिलेक्ट कर लिया, ए को दोबारा सिलेक्ट कर लिया। पर ये तो एक ही चीज को 2 बार सिलेक्ट कर लिया। देखो, ऐसे समझो, एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत इजीली समझ आएगा अब आपको। जैसे मेरे पास कोई टॉफीज हैं, एक है एक्लेयर्स, एक है और कोई टॉफीज के नाम बता दो यार, एल्पेन लीबे हो गया, और कोई मेलोडी होगी, जैसे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, एक मेलोडी होगी, एक जेली ले लो। ठीक है, एक जेली भी ले लो। 4 टॉफीज है हमारे पास है। अब मैंने कोई बच्चा है दीपक, ठीक है, दीपक को मैंने बोला भाई कोई दो टॉफी सिलेक्ट कर भाई, तो इसमें से दीपक को मैंने बोला कोई 2 टॉफी सिलेक्ट कर। उसने एक इक्लेयर्स कर दी, एक मेलोडी कर दी उसने सिलेक्ट। फिर मैंने उसको बोला चल तू दोबारा कोई और सिलेक्ट कर ले। दीपक को मैंने दोबारा बोला कि तू कोई छोड़ दोबारा सिलेक्ट कर ले, मतलब इन टॉफीज में से दोबारा सिलेक्ट कर, तेरी मर्जी है। फिर उसने पहले नंबर पे मेलोडी सिलेक्ट कर ली, फिर एक लेयर सिलेक्ट कर ली। अब आप खुद सोचो, ये दो पहली लाइन में भी उसने सेम ही तो टॉफी सिलेक्ट करी है, फिर अगली लाइन में भी उसने सेम ही टॉफी सिलेक्ट कर दी, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ। तो इसलिए हम रिपीटिशन नहीं कर सकते सिलेक्शन में। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन में मतलब हमने रिपीटिशन नहीं कर सकते। तो ये चीज हम नहीं लिख सकते, ये वाली चीज नहीं लिख सकते दोबारा, समझे हो। ये होती है हमारी सिलेक्शन करना। सिलेक्शन में कभी भी सेम चीज नहीं आती। ये जो मैंने आपको चीज समझाई है ना, ये अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लेना, आपको बहुत काम आएगी ये चीज, बहुत ज्यादा। कि सिलेक्शन में हम कभी भी सेम चीज को दोबारा नहीं लिखते। जैसे हमने ए बी को सिलेक्ट कर लिया, जैसे हमने एक्लेयर्स मेलोडी को सिलेक्ट कर दिया,
फिर मेलोडी एक्लेयर्स को दोबारा सिलेक्ट कर दिया, बस सेकंड नंबर वाले को फर्स्ट पे ले आया और फर्स्ट वाले को सेकंड पे लाया। सिलेक्ट तो सेम ही हुआ ना, सिलेक्ट तो उसने सेम ही किया है सिलेक्शन, तो ये दोनों सेम सिलेक्शन है। तो हमने जब एक ही चीज को लिख दिया फिर दोबारा वो चीज को नहीं लिखते, ये चीज होती है हमारी सिलेक्ट करना, समझो। ये मैंने बोला था सिलेक्ट एनी टू अल्फाबेट्स, तो ये सिलेक्शन हो गई। अब देखते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में देखो क्या होता है, अरेंजमेंट से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट में क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं पहले अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अरेंजमेंट में देखो हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट में हम लेते हैं कोई भी ना एक कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं। जैसे ये जो हमारे बने हैं ना, ये सारे जो बने हैं ये हमारे कॉम्बिनेशन बने हैं। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सिलेक्ट का मतलब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये जो सारे बन रहे हैं ना, ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन हैं। ए बी मेरा एक कॉम्बिनेशन है, ए सी मेरा एक कॉम्बिनेशन है, ए डी मेरा एक कॉम्बिनेशन है। जब हम अरेंजमेंट करते हैं ना, तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन को उठा लेते हैं। जैसे मैंने उठा लिया, इसको उठा लिया, ए बी को, ये समझो। तो कोई हम ये उठा लेते हैं कॉम्बिनेशन, तो उसका फिर अरेंजमेंट करते हैं। इसका देखो अरेंजमेंट आप खुद बताओ कैसे करोगे। एक तो ए बी खुद हो जाएगा, ए को पहले बी को बाद में, फिर क्या हो जाएगा, बी पहले हो जाएगा ए बाद में हो जाएगा। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट हो गया, बस यही। और कोई अरेंजमेंट कोई कर सकता है बताओ, और अरेंजमेंट कोई हो ही नहीं सकता। अब जैसे कोई होता है मेरे पास, कोई कॉम्बिनेशन होता है मेरे पास ए बी सी, ए बी सी, तो इसका अरेंजमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम ए बी सी लिख देते कि ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे। देन फिर हम क्या करते, बी को बीच में कर देते, सॉरी ए को बीच में कर देते, ए बी ए सी कर देते, फिर ए को लास्ट में कर देते, बी सी ए कर देते। ऐसे 5-6 बन जाएंगे हमारे अरेंजमेंट्स। ऐसे कई बार सी पहले आ जाएगा, सी को पहले कर दिया, सी देन ए फिर बी, और एक दो और बन जाएंगे। इसमें मेरा आपको समझाने का क्या मतलब है, अरेंजमेंट में देखो सेम चीज आ गई, ए पहले बी बाद में, फिर बी पहले ए बाद में, ये चीज अरेंजमेंट में होती है। जैसे इसमें ये जो ये चीज मैंने की थी ना, इक्लेयर्स पहले मेलोडी बाद में, फिर मेलोडी पहले इक्लेयर्स बाद में, जब दीपक से मैंने सिलेक्शन कराई थी, ये चीज कॉम्बिनेशन में तो नहीं हो पाई, हमने सिलेक्ट किया ना, क्योंकि सिलेक्शन में तो नहीं हो पाई, पर अरेंजमेंट में तो हमने किया। अरेंजमेंट का मतलब यही होता है कि एक बार पहले उसको लिख दो, फिर बाद में उसको लिख दो, फिर बाद में जो हमने बाद में लिखा, जैसे ए बी हमने बाद में लिखा ना, तो बी को पहले कर दो, फिर ए को बाद में कर दो, फिर ऐसे और कोई अरेंजमेंट हो रहा है वो भी कर दो। ठीक है, जैसे इसमें किया हमने, देखो पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए को उठा के बीच में डाल दिया, बी ए सी कर दिया, फिर ए को उठा के साइड में कर दिया सबसे थर्ड नंबर पे, फिर हम सी को फर्स्ट पे ले आए। ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, बस सिलेक्शन सिलेक्शन का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ रिपीटेशन ना हो जाए। देखो दोबारा बताता हूँ, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब ही समझ नहीं आया ना, तो कोई फायदा ही नहीं है चैप्टर करने का। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने क्या बताया, सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन कैसे होती है, जैसे मेरे पास कोई ना अल्फाबेट दिए हुए हैं, तो मैंने कहा कि कुछ 2 सिलेक्ट करो भाई। मैंने किसी दीपक को कह दिया, किसी को भी कह दिया, मैंने कहा कोई 2 सिलेक्ट कर दो, तो उसने ए बी किया, ए सी किया, ऐसे कुछ सिलेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, मैंने आपको क्या चीज बताई है, इसमें क्या कंसेप्ट बताया मैंने बताया आपको, कभी भी रिपीट नहीं होगा वो चीज। जैसे कोई दीपक बंदा था, उसने इक्लेयर्स और मेलोडी सिलेक्ट कर दी ना, तो फिर दोबारा मेलोडी और इक्लेयर्स दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकता वो, मतलब ऐसे कर सकता है वो। देखो ऐसे कर सकता था दीपक ने अगर ऐसे सिलेक्ट किया होता ना, एक तरफ मेलोडी कर दी और दूसरी तरफ कोई और कर दी, अल्पेनलीबे कर दी, अल्पेनलीबे, तो ये सही होता बिल्कुल। पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार उसने ये वाली चीज सिलेक्शन कर दी है, एक बार इसने इसका पेयर बना दिया है इक्लेयर्स मेलोडी का, फिर वो मेलोडी इक्लेयर्स का बना रहा है, तो बात तो एक ही है ना, कि मैं पहले इक्लेयर्स मेलोडी खा रहा हूँ या फिर मेलोडी इक्लेयर्स खा रहा हूँ, ये बात तो एक ही है। पर ये अलग बात है, मेलोडी के बाद एल्पेनलीबे खाई मैंने। सिलेक्शन का मतलब होता है अलग बात होना, पूरा अलग चीज होना। पर अरेंजमेंट वैसा नहीं होता। अरेंजमेंट होता है कि पहले जैसे हम क्लास में लाइन वाइज खड़े होते हैं, छोटा पहले खड़ा होता है, फिर उसके बाद दूसरा थोड़ी सी बड़ी हाइट का खड़ा होता है, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी हाइट का खड़ा होता है, ऐसे होता है ना। तो अरेंजमेंट का मतलब वो है, ये होता है हमारा सिलेक्शन करना और अरेंजमेंट करना। सिलेक्शन होता है हमारा कॉम्बिनेशन, और अरेंजमेंट होता है हमारा परमुटेशन। यही है बस। जैसे मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ अरेंजमेंट में, एक ए ई ले लेता हूँ, ए ई। ठीक है, अब इसका कैसे अरेंजमेंट होगा, सबसे पहले तो ए फर्स्ट पे आ गया, फिर ई सेकंड पे आ गया, एक तो यही होगा। दूसरा एक और क्या होगा, फिर मैंने ई को फर्स्ट पे कर दिया, ए को सेकंड पे कर दिया, ये 2 ही तो अरेंजमेंट होंगे, और कोई अरेंजमेंट होगा नहीं। इसके और भी हो सकते हैं, इसमें और ए बी सी के इसके और अरेंजमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो।
ये जो गाइस कंसेप्ट है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर 7 में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे बेस्ट समझाया हुआ है एनसीईआरटी बुक ने, बहुत बेस्ट। उन्होंने क्या लिखा है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, उन्होंने कहा है मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। उनको बताओ वो कैसे कैसे पहन सकता है। कह रहे मोहन एक लड़का है, उसके पास 3 पैंट्स है और 2 शर्ट्स हैं उसकी अलमारी में, तो बताओ उसको वो कैसे कैसे पहन सकता है। अब आप इसको दिमाग में सोचोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। इसको ना आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो मोहन के पास 3 पैंट्स है, कह रहे हैं एक P1 पैंट होगी, एक P2 पैंट होगी, एक P3 पैंट होगी। ठीक है, 3 पैंट्स है उसके पास और 2 शर्ट्स हैं। तो कह रहे हैं बताओ उसको कैसे कैसे पहन सकता है। अब देखो एक पैंट के साथ या तो वो शर्ट S1 पहन लेगा या तो शर्ट S2 पहन लेगा, यही तो होगा ना। 2 शर्ट्स हैं, मान लो एक रेड कलर की शर्ट है, ग्रीन कलर की शर्ट है। ठीक है, एक पैंट के साथ या तो वो रेड कलर की शर्ट पहन सकता है या तो ग्रीन कलर की शर्ट पहन सकता है। ऐसे ही इसके साथ है, हो सकता है वो दूसरी पैंट के साथ रेड वाली शर्ट पहन ले या ग्रीन वाली शर्ट पहन ले, कोई भी शर्ट पहन सकता है। ऐसे इसके साथ है। ये पॉसिबिलिटीज, ये ना जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, ये पॉसिबिलिटीज बताता है कि कैसे कैसे इवेंट्स हो सकता है, कितने नंबर में हो सकता है। ओके, अब देखो तो इसका देखो, अगर उसने पैंट 1 के साथ शर्ट 1 पहनी तो आंसर क्या आया, P1S1, पैंट 1 के साथ शर्ट 1। इसका आंसर क्या आएगा, पैंट 1 के साथ शर्ट 2। उसने पैंट 1 पहनी पर शर्ट 2 वाली पहनी, मतलब ग्रीन वाली। S1 को रेड शर्ट मान लो और S2 को ग्रीन मान लो, जो आपका मन करे वो कलर मान सकते हो। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। अब फिर उसने सोचा पैंट 2 पहनता हूँ, उसके साथ क्या पहन सकता है वो, S1 शर्ट पहन सकता है। पैंट 2 के साथ S1 शर्ट पहन लेगा, हो सकता है पैंट 2 के साथ S2 शर्ट पहन ले, वो उसकी मर्जी। ऐसे ही P3 के साथ S1 पहन सकता है और हो सकता है P3 पैंट 3 के साथ S2 शर्ट पहन ले। अब देखो टोटल इवेंट्स आए कितने, कितने तरीके से वो 3 पैंट और 2 शर्ट्स को पहन सकता है। कितने इवेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 आए ना, तो टोटल क्या हुआ 6। सो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज in which Mohan can wear 3 pants and 2 shirts। कितने नंबर ऑफ वेज में पहन सकता है, 6 वेज में, इज इक्वल टू 6 वेज। अब जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, ये ना हमें काउंट करना सिखाता है। देखो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। देखो ऐसे अगर आप ऐसे कॉपी पे करते तो कितना टाइम लगता है आपको। अगर कोई बच्चा, कोई टीचर आपसे पूछे या कोई भी आपका दोस्त पूछे आपसे कि भाई तेरे पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, ठीक है, तो तू बता भाई कैसे कैसे पहन सकता है इसको। तो आप ऐसे फिगर लगा के थोड़ा बताओगे। आप सीधा बताओगे कि भाई मैं इसको 6 तरीके से पहन सकता हूँ। कैसे, देखो इसका शॉर्ट तरीका ये बताता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये कहता है, अभी तक तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि इतना कंसेप्ट है क्या, पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता है ना, काउंटिंग करना सिखाता है, सीधा नंबर बताएगा। कैसे बताएगा, देखो ये कह रहा है अगर मोहन के पास 3 पैंट है ना, तो 3 पैंट को वो मतलब अलग अलग तरीके कितनी बार पहन सकता है, 3 बार पहन सकता है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में देन उसके बाद कितनी शर्ट है, 2 शर्ट्स है ना, 2 शर्ट को कैसे पहन सकता है, एक बार एक शर्ट को पहन लेगा, एक बार दूसरी शर्ट को पहन लेगा, 2 बार पहन सकता है ना शर्ट को, तो 3 इंटू 2 आंसर कितना है 6। ये हमारा आंसर, ये तो 6 वेज आया था। ये होता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहां पे लिख दो, देयर आर 3 ways in which he can wear 3 pants। ठीक है, 3 वेज ही है ना। एक बार हो सकता है वो पैंट 1 पहन ले, हो सकता है वो पैंट 2 पहन ले, हो सकता है उसका मन आए तो वो पैंट 3 भी पहन ले। 3 वेज ही तो है, तो इस 3 का मतलब है 3 वेज। ठीक है, और इस 2 का क्या मतलब है, देयर आर ओनली 2 ways in which he can wear shirts, 2 shirts in which he can wear shirts, या 2 shirts कह लो, एक ही बात है। सही है, ये होता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये सीधा ना हमें नंबर बताता है कि मैं 6 वेज में पहन सकता हूँ या मैं 10 वेज में पहन सकता हूँ। मेरे पास अगर 5 पैंट है 2 शर्ट है तो मैं उसको कैसे कैसे पहनूंगा, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। देखो कह रहे हैं एक ना बच्चा है, उसके पास 2 स्कूल बैग्स हैं। ये ना मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं एक बच्चा है, उसके पास 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और 2 वॉचेस हैं।
इनको बताओ वो कितने वेज में पहन के जा सकता है, मतलब या लेके जा सकता है, पहन के जा सकता है स्कूल में। एक ही बात समझ लो कि कितने वेज में उनको वो लेके जा सकता है। तो कितने वेज होंगे उन वो वेज निकालने के लिए ना हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला बताया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। क्या बताया उन्होंने, कह रहे हैं उसके बाद 2 वॉचेज है ना, 3 टिफिन है और 2 बैग्स हैं। अब इनको वो कितने वेज में लेके जा सकता है। एक स्कूल बैग को वो 2 वेज में लेके जा सकता है ना। देखो उसके बाद 2 स्कूल बैग्स हैं, तो एक दिन में वो स्कूल बैग लेके जाएगा तो वो 2 वेज में लेके जा सकता है ना। हो सकता है वो एक उसके पास रेड कलर का बैग है, उसके पास ग्रीन कलर का बैग है, हो सकता है वो रेड वाला बैग ले जाए, हो सकता है वो ग्रीन कलर का बैग ले जाए। तो कितने वेज है, 2 वेज है ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, उसके बाद एक दिन स्कूल बैग लेके जाने के 2 वेज है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद 3 टिफिन है, तो एक दिन में कितने टिफिन बॉक्स के वेज हैं उसके बाद लेके जाने के। एक दिन अगर वो स्कूल लेके जाता है कोई टिफिन, तो उसके बाद 3 वेज हैं। हो सकता है एक टिफिन ले जाए, हो सकता है दूसरे वाला ले जाए, हो सकता है तीसरे वाला ले जाए। तो इंटू में 3, इंटू में देन उसके बाद 2 वॉचेज है ना। हो सकता है वो एक दिन एक वॉच पहन के चला जाए, हो सकता है वो वाली वॉच ना पहने, वो दूसरी वाली वॉच पहन ले। तो कितने वेज है वॉच पहनने के, 2। तो ये जितने लिखे होते हैं ना नंबर, उन्हीं का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये हमारा आंसर होता है। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 12। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता है। देखो इसी चीज को अगर आप पूरा फिगर वाइज बना के देखते हैं, जैसे हमने ये बनाया था, जैसे हमने ये बनाया, इसी चीज को अगर आप ऐसे बना के देखते तो देखो आप कितना लंबा लेते। देखो जैसे एक बच्चे के पास 2 स्कूल बैग थे ना, तो आप लिखते B1 और एक B2 लिखते। देन 3 टिफिन बॉक्स है उसके बाद लेके जाने के लिए, 3 टिफिन बॉक्स। तो एक बैग के साथ वो हो सकता है एक टिफिन बॉक्स ले जाए T1, हो सकता है वो T2 ले जाए, हो सकता है वो T3 ले जाए। उसका मन भाई, वो जैसा चाहे वैसे कर सकता है। ऐसे ही उसका बैग 2 है, बैग 2 के साथ हो सकता है वो T1 ले जाए, हो सकता है बैग 2 के साथ T2 ले जाए, हो सकता है बैग 3 के साथ T3 ले जाए। ऐसे ही होगा ना। अब उसके बाद 2 वॉचेस भी हैं, हो सकता है वो बैग 1 ले गया, बैग 1 के साथ टिफिन बॉक्स 1 ले गया। अब टिफिन बॉक्स 1 के साथ हो सकता है वो W1 वॉच ले जाए, एक वॉच, हो सकता है वो दूसरी वॉच पहन जाए, उसकी मर्जी। तो कितने वेज हैं उसके पास, 2 वेज है ना, ऐसे हुआ। ऐसे ही इसके साथ हो जाएगा W1 W2, ऐसे ही इसके साथ हो जाएगा। हो सकता है बैग 1 ले जाए वो, और टिफिन बॉक्स 3rd वाला ले जाए, और उसके साथ वॉच हो सकता है W1 पहन जाए, हो सकता है W2 पहन जाए, उसकी मर्जी भाई। ऐसे ही इसके साथ होगा W1 W2 W1 W2 W1 W2। ठीक है। तो अब देखो इसके टोटल वेज कितने बनेंगे, आप खुद बना के देखो, करके देखा करो। B1 हो सकता है वो B1 बैग के साथ T1 टिफिन ले जाए और W1 वॉच पहन जाए, B1 T1 W1 हो गया ये। ऐसे हो सकता है B1 T1 के साथ W2 हो जाए, B1 T1 और W2। हो सकता है वो बैग 1 के साथ T2 ले जाए, बैग 1 टिफिन बॉक्स T2 और वॉच पहन जाए W1। ऐसे बहुत सारे बनते रहेंगे। जैसे देखो एनसीईआरटी में इन्होंने बताया हुआ, सारे मैं बताता नहीं हूँ आपको, बना के देखो। इन्होंने भी ये चीज बताई हुई है, देखो बैग 1 के साथ T1 और W1, ये रहा देखो B1 T1 W1 हो गया। ऐसे देखो इनके पास टोटल वेज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पॉसिबिलिटीज आई ना। तो हमने तो डायरेक्ट आंसर निकाला था 12 पॉसिबिलिटीज। देखो तो ये चीज, इस चीज को सारा शॉर्ट करके बताता है, इस चीज को सारा शॉर्ट करके बताता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा ये सीधा। क्योंकि हमसे अगर कोई पूछे कि तो ये कितने वेज में हम लेके जा सकते हैं, 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन बॉक्सेस और 2 वॉचेस को कितने वेज में लेके जा सकते हैं। अब आप सारा ये सब बना के थोड़ा देखोगे, हमें डायरेक्ट पूछना कितने वेज। तो ये चीज हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि तीनों को अलग अलग वेज को मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 वेज में लेके जा सकते हैं, इसको 3 वेज में लेके जा सकते हैं ना, और इसको 2 वेज में। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो सीधा 12। इसका भी आंसर देखो 12 ही आ रहा है इसमें, यहाँ पे 12 पॉसिबिलिटीज। ओके। तो ये सबसे बेस्ट हमें समझाया हुआ था एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी में से ही समझाया, सबसे बेस्ट समझाया हुआ है इन्होंने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आपका पूरे चैप्टर 7 में धड़ाधड़ यूज होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का सीधा डायरेक्ट हम लिखेंगे ये, अच्छे से बिल्कुल समझ लेना इसको। ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, अच्छे से समझ आएगा आपको। एग्जाम्पल 1 देखो हमारा क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। कह रहा है कोई 4 लेटर वर्ड्स बनाओ, ठीक है, चाहे मीनिंग बने चाहे उनका ना बने, जैसे मर्जी बने। कह रहा विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। कह रहा कोई एक वर्ड है रोज, ठीक है, रोज हमारे पास कोई वर्ड है
कह रहा है इसको कोई तोड़ फोड़ करके ई को पहले ले आओ, चाहे आर को बाद में ले आओ, चाहे ओ को पहले ले आओ, चाहे आर को बीच में ले आओ। कह रहा है ऐसा कुछ भी करके नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बना दो कुछ भी, चाहे ऐसे बन जाए ई ओ एस आर, चाहे एस पहले आ जाए एस ओ ई आर, ऐसे कुछ भी बन जाए, मतलब ऐसे कुछ भी वर्ड्स बना दो। कह रहे हैं उनका मीनिंग बने चाहे ना बने वो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं ऐसे कोई भी वर्ड्स बना दो। वेयर द रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। कह रहे हैं अगर अगर जैसे हमने पहले पहले डिजिट पे पहले वाले स्पेस पे हमने आर लिख दिया ना आर, तो दूसरी तीसरी या चौथी वाली स्पेस पे हम आर नहीं लिख सकते, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। बस हमें वर्ड्स बनाने हैं और कह रहे हैं रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जैसे हमने पहले आर लिख दिया ना फिर दोबारा हम कभी भी आर नहीं लिख सकते, या हमने जैसे पहले ओ लिख दिया फिर हम दोबारा कभी भी ओ नहीं लिख सकते। ये लाइन ये कह रही है वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। ओके, अब हमें इसके वर्ड्स बनाने हैं। तो 4 लेटर वर्ड्स है ना, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। इनको ना क्वेश्चंस को करने का तरीका है, 4 बॉक्सेस बना लो। देखो अब पहले वाले बॉक्स में देखो, पहले वाले बॉक्स में हम कितनी तरह के वर्ड्स, कितने लेटर्स डाल सकते हैं। या तो आर डाल देंगे, या तो ओ डाल देंगे, या तो एस डाल देंगे, या तो ई डाल देंगे ना। हमने 4 लेटर्स वर्ड बनाने हैं और इन्हीं चारों लेटर्स का यूज करना है हमें। तो पहले वाले बॉक्स में देखो, आप खुद सोचो क्या क्या आ सकता है। या तो हम आर डाल देंगे, या ओ डाल देंगे, या एस डाल देंगे, ई डाल देंगे। तो मतलब कितने कितने नंबर डाल सकते हैं हम, कितने डिजिट्स डाल सकते हैं, लेटर्स 4। अब दूसरे वाले बॉक्स की तरफ आ जाओ। दूसरे वाले बॉक्स में हम कितने लेटर्स डाल सकते हैं आप खुद सोचो। हमने पहले में 4 डाल दिए, 4 में से मतलब कोई एक डाल दिया। जैसे मान लो कि हमने पहले वाले बॉक्स में आर डाल दिया, मान लो, ठीक है, मान लो बस। तो अगले वाले बॉक्स में आप खुद सोचो क्या डाल सकते हैं। आर हम डाल चुके हैं, ठीक है, आर वाला हम डाल चुके हैं। बाकी हम जो सेकंड वाला है उसमें 3 डाल सकते हैं ना, या तो ई डाल देंगे, या तो ओ डाल देंगे, या तो एस डाल देंगे। आर नहीं डाल सकते दोबारा, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है वेयर द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन मतलब हम दोबारा आर नहीं डाल सकते ये सेकंड वाले बॉक्स में। तो अगर हम आर नहीं डाल सकते तो आर तो यहीं क्रॉस हो गया। बाकी अब ओ एस ही बचा ना, ओ एस ही कितने हुए, 3 हुए ना, तो यहाँ पे 3 वेज आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो बॉक्स है हम उसको 3 वेज से भर सकते हैं। पहले वाले बॉक्स को हम 4 वेज से भर सकते थे, क्योंकि हम चारों में से कोई भी डाल सकते थे। अब हमने चारों में से एक तो यहाँ पे डाल दिया, बाकी 3 ही बचेंगे ना नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट बॉक्स के लिए हम 3 वेज से डाल सकते हैं, या तो ओ डाल देंगे, या तो एस डाल देंगे, या तो ई डाल देंगे। मान लो ठीक है, मान लो हमने सेकंड वाले बॉक्स में ओ डाल दिया, ठीक है। ये ना हमेशा दिमाग में एग्जांपल लेके करा करो, और या तो रफक में करा करो। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये करनी होती है हमें, ये वाली चीज रफक में या तो दिमाग में। ओके, देखो मान लो कि हमने ये सेकंड वाली बॉक्स में ओ डाल दिया, तो यहाँ से ओ भी खत्म हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाले बॉक्स के लिए हमारे पास कितनी प्लेसेस बची, मतलब कितने वेज बचे। या तो हम ई डाल सकते हैं, या तो हम एस डाल सकते हैं, है ना। तो कितने वेज बचे, 2 वेज बचे ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये जो बॉक्सेस होती है नंबर ऑफ वेज बता रहे हैं ये। ओके, तो थर्ड प्लेस को हम नंबर ऑफ वेज कितने में भर सकते हैं, 2 वेज में। या तो ई डाल देंगे, या तो एस डाल देंगे। मान लो कि हमने यहाँ पे एस डाल दिया, चलो मान लो ये हमने फर्स्ट पे डाला, ये सेकंड पे, देन मान लो एस हमने थर्ड पे डाल दिया, यहाँ पे एस, ठीक है। या तो ये तो रोज ही बन जाएगा, कुछ और डाल दो, ई डाल दो, ठीक है, ई, ये फोर्थ पे डाल देंगे, ठीक है। मान लो कि हमने ई डाल दिया यहाँ पे ई। अगर हमने थर्ड वाले बॉक्स में ई डाल दिया, तो फोर्थ वाले बॉक्स के लिए बचा क्या, फोर्थ वाले बॉक्स के लिए कितने वेज बचे, सिर्फ और सिर्फ एक एस ही तो बचा, सिर्फ और सिर्फ एक एस वाला पार्ट। तो हम इसको कितने वेज में भर सकते हैं, सिर्फ 1 वेज में। देखो यहाँ पे हम एस भी डाल सकते थे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। जैसे मैंने कई बच्चे कहेंगे सर आपने एस पे थर्ड लिखा था पहले, तो हमने फोर्थ क्यों लिख दिया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस आपको बेसिकली क्या है, ये रोज ही बन जाता। अगर मैं यहाँ पे एस डाल देता, यहाँ पे ई डाल देता ना, तो रोज ही बन जाता। तो रोज भी बना सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर थोड़ा सा बच्चों को अच्छी तरह समझ आए, इसलिए मैं पहले ई डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा ना घूम जाए क्वेश्चन। तो ई डाल दिया इसमें, और कुछ नहीं है। आप कुछ भी डाल सकते हो, आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो मैंने ई डाल दिया यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट में, एस। तो यहाँ पे मैंने एस डाल दिया, क्योंकि इस लास्ट वाले बॉक्स में तो सिर्फ एक ही वेज बच रहा है, सिर्फ एस ही डाल सकते हैं, तो एक वेज। अब देखो मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या बताया था, जो नंबर ऑफ वेज होते हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल नंबर्स निकल जाते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पे भी किया। देखो पहले स्कूल बैग को हम कितने वेज में लेके जा सकते थे, 2 वेज में। टिफिन बॉक्स को हम कितने वेज में लेके जा सकते थे, 3 वेज में। वॉचेस को हम कितने वेज में लेके जा सकते थे, 2 वेज में। तो हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया था ना, जो नंबर ऑफ वेज आते हैं ना उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे नंबर ऑफ वेज ही तो हैं। पहले वाले बॉक्स को 4 वेज में, सेकंड वाले बॉक्स को 3 वेज में, ये थर्ड वाले बॉक्स को 2 वेज में भर सकते हैं, लास्ट वाले बॉक्स को 1 वेज में भर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 4 3 12, 12 2 24, 24 into 1 24 हमारा आंसर।
24 ही आंसर आएगा ना। बस अब इसको लिखने का तरीका समझ लो कैसे, ये तो हमने बना के टीचर को दिखाना ही है। अब इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे, हियर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ओके, एंड ऐसे ही हियर यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ओके, ऐसे ही थर्ड प्लेस, जो थर्ड वाला बॉक्स है, या प्लेस लिख दो या बॉक्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स या सेकंड बॉक्स या थर्ड बॉक्स या प्लेस लिख दो, एक ही बात है। अब देखो, तो थर्ड वाली प्लेस थी हमारी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो थर्ड वाली प्लेस है उसको हम कितने वेज में भर सकते थे, 2 वेज में। और जो लास्ट वाली प्लेस है, फोर्थ प्लेस, उसको हम कितने वेज में भर सकते थे, 1 वेज। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, सॉरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है ना, गलती से मैंने इज इक्वल टू लगा दिया। तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, 24। टोटल नंबर ऑफ वेज का क्या मतलब है गाइस, जैसे हमें ये रोज दिया हुआ है, हम इसको आगे आर को आगे एस को पहले लिख के या कुछ ऐसे बना के कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, 24। ये हमारा 24 आंसर है। 24 ही तो वेज आ रहे हैं ना टोटल, कि हम आर को बाद में कर दें, ई को पहले कर दें, ओ को बाद में कर दें, या तो एस को पहले कर दें, मतलब इनको आगे पीछे करके हम टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 24 ही तो वेज आ रहे हैं ना हमारे, 24 ही वर्ड्स बनेंगे। तो हेंस देयर आर 24 वर्ड्स विच कैन बी फाउंड फ्रॉम रोज। एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो इस एग्जाम्पल को मैं एक और वे से करा के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ ना, वेयर द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। अगर यहाँ पे होता कि अलाउड है, वेयर द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, तो कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो बॉक्सेस हमारे ऐसे बनेंगे, देखो पहले वाले बॉक्स को हम कितने वेज में भर सकते हैं, 4 वेज में, ठीक है। ये नॉट अलाउड की जगह समझ लो कि अलाउड लिखा हुआ है, अलाउड है, ठीक है। रेपिटेशन हम कर सकते हैं मतलब। अब देखो पहले वाले बॉक्स को हम 4 वेज में भर सकते थे, ठीक है। अब हमने इधर क्या किया था, 3 वेज में भरा था, क्योंकि हमने पहले आर भर दिया था, फिर आर पे तो हमने काटा लगा दिया कि आर तो हम भर चुके हैं, उसके बाद तो हम आर भरेंगे नहीं, ठीक है। जब हमने पहले क्वेश्चन किया ये, इसमें हमने आर पे फिर काटा लगा दिया था, उसके बाद बचे क्या, 3 वेज बचे थे जिसमें हम सेकंड वाला बॉक्स भर सकते हैं। पर अब इसमें क्या है, रेपिटेशन अलाउड है। अलाउड का मतलब है जो हम सेकंड वाला बॉक्स भी है ना, उसमें भी हम आर दोबारा भर सकते हैं। अगर हमने इसमें आर भर दिया पहले, ठीक है, इसमें हमने मान लो आर भर दिया, तो हम दोबारा दूसरे वाले बॉक्स में भी आर भर सकते हैं। रेपिटेशन अलाउड है। तो अलाउड का मतलब है हम आर भी भर सकते हैं, ओ भी भर सकते हैं, एस भी भर सकते हैं, ई भी भर सकते हैं, चारों भर सकते हैं दोबारा। तो दोबारा यहाँ पे 4 आ जाएंगे। फिर थर्ड वाले बॉक्स में भी रेपिटेशन अलाउड है, उसको भी 4 वेज में भर सकते हैं। जब हम जैसे हमने मान लो पहले भी आर भर दिया, दोबारा भी आर भर दिया, तो सकता तीसरी बार भी आर भर दें, हमारी मर्जी, ठीक है। तो तीसरी बार भी अगर हम आर भर सकते हैं, आर भी भर दो, ओ भी भर दो, एस भी भर दो, ई भर दो, कुछ भी भर सकते हैं हम। तो यहाँ पे फिर हम नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 4 आ गए। और यहाँ पे भी फोर्थ पे भी नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 4 ही आ गए, क्योंकि 4 लेटर्स है ना, तो 4 वेज बार बार आते रहेंगे, क्योंकि हमारा रेपिटेशन ऑफ लेटर्स अलाउड है। इसलिए चारों जो हमारे बॉक्सेस हैं उनके नंबर ऑफ वेज 4 ही आएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा कितना हमारा, 256 हो जाएगा हमारा, सही है ना। तो इधर हमारे 256 वर्ड्स बनेंगे, 256 वर्ड्स, ठीक है। पर इधर कितने बने हमारे, 24 वर्ड्स। ओके, तो हमारा एग्जांपल फर्स्ट हो गया कंप्लीट। मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बता दिया कि अगर यहाँ पे अलाउड लिखा हो तो कैसे करना है, नॉट अलाउड लिखा है तो कैसे करना है। इस नोट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्वेश्चन पे, इससे आपको पता लगा। देखो अगर यहाँ पे नॉट लिखा है तो हमारा आंसर 24 आ रहा है, अगर यहाँ पे नॉट नहीं लिखा होता, अलाउड लिखा होता, तो हमारा आंसर 256 आ रहा है। देखो कितना फर्क। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दिया करो, आगे के क्वेश्चंस में हर जगह ये चीज जरूर देखना कि नॉट लिखा है या नहीं लिखा, अलाउड लिखा है या नॉट लिखा। तो अब देखेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 हमारा क्या कह रहा है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कह रहा है हमारे को कोई 4 फ्लैग्स दिए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। देखो सबसे पहले तो जो वो कह रहा होता है ना, उसको ना दिमाग में सोचते जाया करो। अब जैसे दिमाग में कैसे सोचना है, जैसे ऐसे सोचो। देखो हमें 4 फ्लैग कह रहे हैं डिफरेंट कलर के, मैंने दिमाग में सोच लिया, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है। हमें 4 कलर के फ्लैग दिए हैं, ठीक है। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है।
फिर कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग्स। कह रहा है बताओ कितने सिग्नल हम जनरेट कर लेंगे अगर हमारे को दो फ्लैग यूज कर रहे हैं एक सिग्नल में। ठीक है, लिखा हो ना, देखो इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर। एक सिग्नल में हमें दो फ्लैग यूज कर सकते हैं बस। जैसे देखो ये हमें कोई सिग्नल दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहे हैं, दो फ्लैग्स लगेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, वन बिलो द अदर कह रहा है। अब कह रहा है बताओ कितने सिग्नल ऐसे बन जाएंगे इन फ्लैग्स का यूज करके। मतलब हमें ये दो बॉक्सेस भरने हैं ना, इन बॉक्सेस को देखो। अब आपको देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर आता है ना तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल बच्चों वाले लग रहे होंगे, बिल्कुल दिमाग में आप आंसर निकाल दोगे। देखो हमें कह रहे हैं इसको भी भरो और इसको भी भरो और डिफरेंट सिग्नल्स बनाओ। मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने सोचा मैं पहले वाले बॉक्स में, देखो पहले वाले बॉक्स में कितने सिग्नल डाल सकता हूँ। ये चीज ध्यान रख लेना, इन्होंने बोला है डिफरेंट कलर्स के जो सिग्नल बनेगा डिफरेंट कलर का बनेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रेड डाल दिया ना, ऊपर रेड डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पे ऊपर अगर मैंने रेड डाल दिया तो मैं नीचे रेड नहीं डाल सकता। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के बोला इन्होंने। अगर यहाँ पे रेड डालूंगा तो मुझे यहाँ पे ब्लू डालना है, अगर मैं यहाँ पे रेड डालूंगा तो मुझे यहाँ पे ग्रीन डालना है, डिफरेंट कलर्स के डालने हैं। ठीक है, वही वाली बात है जैसे एग्जांपल 1 में कहा हुआ था नॉट अलाउड का था ना, रेपिटेशन नॉट अलाउड। एक तरह से यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ रेपिटेशन नॉट अलाउड। डिफरेंट का मतलब यहाँ पे दिमाग से सोचा करो, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक तरह से हमें यही कह रहा है कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है, कि रेड अगर यहाँ पे आ गया तो दोबारा रेड नहीं आएगा। तो अब देखो क्वेश्चन मैंने दिमाग में खत्म कर दिया, मैंने पता लगा लिया कि पहले बॉक्स को मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ, दूसरे को 3 तरीके से। तो 4 3 12 मेरा आंसर। अब देखो कैसे, देखो पहला वाला बॉक्स है, मैंने सोचा उसको मैं 4 तरीके से देखो कैसे भर सकता हूँ। मैंने बताया पहले वाले बॉक्स को मैं या तो रेड डाल दूंगा उसमें कलर, या तो ब्लू डाल दूंगा, या तो ग्रीन डाल दूंगा, या तो ऑरेंज डाल दूंगा। इन चारों में से मैं कोई भी कलर डाल सकता हूँ ना, कोई भी कलर का फ्लैग डाल सकता हूँ। तो पहले वाले बॉक्स को 4 वे से भर सकता हूँ मैं, सही है। अब दूसरा वाला बॉक्स देखो, जो दूसरे वाला फ्लैग है नीचे, दूसरे वाले फ्लैग की जगह इसमें मैं कितने वे से भर सकता हूँ। मान लो कि मैंने इधर रेड डाल दिया, ऊपर वाले बॉक्स में मैंने रेड डाल दिया। अब रेड तो डाल नहीं सकता ना, बाकी कितने बचे, ब्लू ग्रीन और ऑरेंज बचे ना। इन्होंने कहा डिफरेंट कलर्स, तो मतलब मैं दोबारा रेड नहीं डाल सकता नीचे। तो दोबारा नीचे क्या डाल सकता हूँ, या तो ब्लू डाल दूंगा, या तो ग्रीन डाल दूंगा, या तो ऑरेंज डाल दूंगा। तो कितने वेज आएंगे इन बॉक्सेस में, हमेशा वेज लिखने हैं, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन ऑरेंज, तो कितने वेज हो गए, 3 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा कहता क्या है, जितने वेज होते हैं ना उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। 4 वेज इंटू 3 वेज, मतलब क्या आंसर हमारा 12 वेज आंसर आ गया ना। तो कितने हम सिग्नल बना सकते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो कितने सिग्नल हम बना सकते हैं, 12 सिग्नल्स, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है ये देखो, इसको कह दो बॉक्स 1, इसको कह दो बॉक्स 2, ठीक है। तो इधर लिखो हेयर फर्स्ट प्लेस प्लेस गाइस, जो मैं पी लिखता हूँ ना वो ज्यादातर ऐसे लिखता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज मत हो जाए अगर कई बच्चे कहते हैं सर आपने एच लिख दिया, ये एच नहीं, मैं पी ऐसे लिखता हूँ। तो हेयर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, कितने वेज, कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ऐसे जो मैं करा रहा हूँ ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना है, आपको मैंने मन में करना सिखाया ये चीज कि हमारा 12 आंसर कैसे आएगा, 4 इंटू 3 12 मन में। अब लिखना कैसे है, ऐसे। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वेज, 3 वेज, सही है। तो हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने वेज आ जाएंगे, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 वेज। तो क्या आंसर क्या आएगा हमारा, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, हेंस यहाँ पे लिखेंगे टोटल 12 signals can be generated with 4 flags, सही है। तो हमारा आंसर एग्जांपल 2 भी होगा कंप्लीट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको 12 वेज मन में आंसर निकाल दिया था कि हमारा 12 वेज आएगा, क्योंकि पहले वाली सेकंड प्लेस को 4 वेज से भर सकते हैं, दूसरी वाली को 3 वेज से भर सकते हैं। मन में मैंने आंसर निकाल दिया 4 इंटू 3 12 दिमाग में। उसके बाद जब हमारा आंसर निकल जाता है ना मन में, उसके बाद तो बस लिखना ही होता है, वो तो बच्चा भी लिख देगा। क्लास 1 के क्वेश्चन है बिल्कुल ये, बस एक तरह से आपको ये जो लैंग्वेज लिखी है ये समझनी है। तो एग्जाम्पल 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एग्जाम्पल 3। कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड। अब देखो मुझे 2 डिजिट बोल रहा है ना,
तो मैं सबसे पहले 2 बॉक्सेस बना लेता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहता है ना, वैसे वैसे करते रहा करो, लिखते रहा करो, मतलब कॉपी में। कह रहा हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म, मैंने कहा 2 डिजिट कह रहा है ना, तो 2 डिजिट बना देता हूँ सबसे पहले मैं इधर। देन फिर हमें कह रहा है इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कह रहा है ना, तो मैं इसको रफ वर्क में लिख देता हूँ। मेरे पास कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। और ये चीज याद रखना, इसने कहा है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीट हो सकती है, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो हमने कहा ठीक है। देन अब मुझे कहा कि इवन नंबर्स बनाने, मैंने सोचा मुझे इवन नंबर्स बनाने के लिए कह रहा है। इवन नंबर्स बनाने के, देखो इवन नंबर्स बनाने का फॉर्मूला क्या है, एंड में हमेशा इवन नंबर बनाने का फॉर्मूला होता है, एंड में हमेशा उसके इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसके एंड में कभी भी 21 हो या 23 हो या 25 हो, ये कभी भी इवन नंबर होगा? बताओ, नहीं हो रहा ना। तो मतलब जो उसका जो वंस डिजिट जो है ना, उसमें हमेशा हमारा इवन नंबर होना चाहिए। हमारा देखो वंस, ये चीज हमारी वंस होती है, ये टेंस होती है, उसके बाद 100 होता है, फिर थाउजेंड्स होता है, ठीक है ना। जो हमारी वंस डिजिट है उसमें हमेशा इवन नंबर आना चाहिए। जैसे देखो मेरा हो गया 24 42 68, ये हमारे इवन नंबर चल रहे हैं ना वंस प्लेस पे, देखो। तो तब जाके हमारी 2 डिजिट जो है इवन नंबर बनते हैं। हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, ओके। तो तब जाके हमारे 2 डिजिट जो नंबर है ना, वो इवन नंबर्स बनते हैं, जब उसके वंस जो प्लेस है उस पे इवन नंबर होना चाहिए, वंस प्लेस पे। नहीं, अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर नहीं है तो देखो वो तो ऑड नंबर बन रहा है, 21 23 25, तो हमारा ऑड नंबर बन रहा है ना ये 21 23 25। जब इसके वंस प्लेस पे इवन नंबर है तभी वो बनेगा इवन नंबर, नहीं तो वो ऑड ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी ये वंस डिजिट है इसको मान लो वंस, इसको मान लो टेंस डिजिट, ठीक है। ये वंस डिजिट है, ये टेंस वंस प्लेस, मतलब ये टेंस प्लेस है। तो जो हमारी वंस प्लेस है इस पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, या तो 2 डाल सकते हैं या तो 4 डाल सकते हैं। 1 3 और 5 तो डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 1 3 5 डालेंगे वंस प्लेस पे तो हमारा ऑड नंबर बन जाएगा। जैसे टेंस प्लेस पे मान लो कुछ भी है, कुछ भी, मैंने मान लिया टेंस प्लेस पे 4 है, ठीक है, मान लो टेंस प्लेस पे 4 है। अब अगर मैं वंस प्लेस में 1 डाल दूंगा या 3 डाल दूंगा या 5 डाल दूंगा तो ये तुम्हारे ऑड नंबर्स बन रहे हैं, ये तुम्हारे ऑड नंबर्स बन रहे हैं। तो मैं 1 3 और 5 तो डाल ही नहीं सकता, 1 3 5 नहीं डाल सकता। तो मैं वंस प्लेस पे मतलब मैं क्या डाल सकता हूँ, सिर्फ 2 और 4, सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 डाल सकता हूँ मैं वंस प्लेस पे। तो इसको मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूँ, सेकंड वाले बॉक्स को, वंस वाले बॉक्स को 2 वेज में, सही है। अब आते हैं टेंस वाली बात पे, कि टेंस जो टेंस प्लेस है हमारी, इसको कितने वेज में फिल कर सकता हूँ। टेंस प्लेस पे तो कुछ भी डाल दो जो आपका मन हो, चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल दो, उससे हमारे को कोई फर्क ही नहीं है। हमारे को जो फर्क पड़ता है इवन नंबर्स में ना, वो वंस प्लेस से पड़ता है। वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। टेंस पे कुछ भी हो, इवन हो चाहे ऑड हो, बस हमारे को वंस पे इवन चाहिए हर हालत में। तो यहाँ इसको कितने वेज में बढ़ सकता हूँ मैं, 5 वेज में, सही है। चाहे 1 डाल दो, चाहे 2 डाल दो, चाहे 3 डाल दो, चाहे 4 डाल दो, चाहे 5 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे हम इन डिजिट्स में से, सही है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, हमारा देखो आंसर मुझे पता लग गया 5 × 2 10 आएगा, इतना आंसर तो मुझे पता लग गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखना बता देते हैं। हियर वंस प्लेस कैन बी filled in only 2 ways, that is ऐसे लिख दो चाहे आई लिख दो, एक ही बात है। that is 2 and 4, मतलब जो हमारी वंस प्लेस है हम उसको 2 वेज में भर सकते हैं। फिर हमने बता दिया दैट इज 2 डिजिट एंड 4 डिजिट, मतलब सेकंड नंबर और 4 नंबर, सही है। ये इतना हमें बता दिया। फिर लिखेंगे देन टेंस प्लेस कैन बी filled in all of the 5 ways, दैट इज, यहाँ भी लिख कर बता दो, दैट इज 1 2 3 4 5, हम इनमें से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं टेंस प्लेस पे, इतना हमने लिख दिया। देन यहाँ पे देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहाँ पे लिखेंगे देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर है, टोटल 2 डिजिट
इवन नंबर्स इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर।